तो चलिए एक ऐसे यूरोप की कल्पना करते हैं जो समझिए बस बारूद के एक ढेर पर बैठा हो। आज हम उसी चिंगारी की कहानी को समझेंगे जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़काई। और मजे की बात यह है कि ये सब शुरू हुआ बाल्कन नाम के एक छोटे से इलाके से। देखिए ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये एक वादा था और एक धमकी भी। ये उस जबरदस्त सोच की निशानी थी जिसमें पूरे के पूरे इलाके को एक करने और हाँ, हमेशा के लिए अस्थिर कर देने की ताकत थी। एक ऐसा आइडिया जो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी गिरा सकता था। तो चलिए सीधा चलते हैं इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में। देखिए, एक तरफ था विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। अब ये एक ऐसा एम्पायर था जो कई अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग कौमों को एक साथ रखने की जद्दोजहद कर रहा था। और दूसरी तरफ थी पैन स्लेविज्म की उठती हुई लहर, मतलब सारे स्लाविक लोगों के लिए एक देश का सपना। ये दो दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। तो यहां पर हम दो बिल्कुल अलग अलग सपनों को आपस में टकराते हुए देख सकते हैं। एक साम्राज्य जो अपनी सरहदों को बचाने के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा विचार जो लोगों को उनकी साझी विरासत के नाम पर एक करना चाहता था। असल में ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो पहचान की लड़ाई थी। जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर पर आकर कब्जा कर ले, कैसा लगेगा? स्लाव लोगों के लिए ऑस्ट्रिया का बोस्निया पर कब्जा करना बिल्कुल वैसा ही था। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा छीनना नहीं था, नहीं, ये तो उनके सपनों पर, उनकी आजादी की उम्मीद पर एक सीधा हमला था। अब आते हैं कहानी के नायक पर, या शायद खलनायक। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि किससे पूछा जाए। एक छोटा लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी देश, सर्बिया। देखिए, सर्बिया भले ही छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, और यही सपने उसे सीधे सीधे अपने विशाल और ताकतवर पड़ोसी ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के साथ एक टकराव के रास्ते पर ले जा रहे थे। लेकिन होता क्या है, जब जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अक्सर अंधेरे रास्तों पर ले जाता है। और सर्बिया में इस उबलते हुए राष्ट्रवाद ने एक खुफिया और बेहद खतरनाक संगठन को जन्म दिया, ब्लैक हैंड। नाम से ही पता चलता है कि ये कोई बुक क्लब तो नहीं रहा होगा। इनका मकसद बिल्कुल साफ था और उतना ही हिंसक, किसी भी कीमत पर एक महान सर्बिया बनाना। देखिए, हर कहानी का एक अहम मोड़ होता है। ब्लैक हैंड के लिए वो मोड़ आया एक राजा और रानी की बेरहमी से की गई हत्या के साथ। इस एक खूनी वारदात ने सर्बिया की सियासत की दिशा ही हमेशा के लिए बदल डाली, और इसने हिंसा को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर स्थापित कर दिया। और यहां पर बात सच में हैरान कर देती है। जिसने हत्या की साजिश रची, उसे सजा नहीं मिली, बल्कि उसे एक नेशनल हीरो की तरह सम्मान दिया गया। इससे अंदाजा लगता है कि राष्ट्रवाद की भावना कितनी गहरी और कितनी खतरनाक हो चुकी थी। सही और गलत के बीच की जो लाइन थी ना, वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। लेकिन ये जो आग थी, ये सिर्फ बाल्कन तक ही सीमित नहीं थी। अब हम ये देखेंगे कि कैसे यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने, शायद अनजाने में ही सही, इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया। ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक के बाद एक चीजें होती गईं। जर्मनी की चालों ने ब्रिटेन और फ्रांस को और करीब ला दिया। नतीजा, फ्रांस को मोरक्को मिल गया। अब ये देखकर इटली ने सोचा, भाई हम क्यों पीछे रहें, और उसने कमजोर पड़ चुके ओटोमन साम्राज्य पर हमला बोल दिया। मतलब हर एक कदम के साथ पूरा यूरोप एक बड़े टकराव के और करीब आता जा रहा था। ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी ने, समझिए, सबके लिए मौका परस्ती के दरवाजे खोल दिए थे। और फिर वो वक्त आया जब बातें खत्म हो गईं और बंदूकें बोलने लगीं। बाल्कन में आखिरकार जंग छिड़ ही गई। ये कुछ डेविड और गॉलियत की कहानी जैसा था। सोचिए, छोटे छोटे बाल्कन देशों ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य को हरा दिया जो सदियों से उन पर हुकूमत कर रहा था। ये एक ऐसी चौंकाने वाली जीत थी जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया, और सबको ये साफ साफ दिखा दिया कि अब पुराने नियम नहीं चलने वाले। ये ग्राफ ओटोमन साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी बयां कर रहा है। बस कुछ ही सालों के अंदर यूरोप में उनकी जो 500 साल पुरानी मौजूदगी थी, वो लगभग खत्म हो गई। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि सर्बिया पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया, और उधर वियना में बैठे ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए यह किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। अब उनकी सरहद पर ही एक मजबूत और दुश्मन स्लाव देश खड़ा था। बाल्कन युद्धों के बाद यूरोप में एक अजीब सी तनाव से भरी शांति थी। नक्शे बदल चुके थे, नई नई दुश्मनियां बन चुकी थीं, और हवा में एक बेचैनी थी। हर कोई जानता था अंदर ही अंदर कि ये शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है।
तो 1914 आते आते शतरंज की बिसात पूरी तरह बिछ चुकी थी और सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे। सर्बिया अपनी जीत के नशे में चूर था। ऑस्ट्रिया हंगरी डरा हुआ और गुस्से से भरा हुआ था। रूस अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेने को बेताब था और जर्मनी वो अपने साथी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा था। अब समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। जब बड़े बड़े साम्राज्य टकराने को तैयार खड़े हों और राष्ट्रवाद की भावनाएं उफान पर हों, तो तबाही के लिए बस एक चिंगारी काफी होती है। और वो चिंगारी, वो साराजेवो की सड़कों पर एक बदनसीब दिन को लगने ही वाली थी। एक ऐसी चिंगारी जो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी।